अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स आप लोग। अच्छा, हम लोग IAS 16 पढ़ रहे हैं। आज मैंने काफ़ी सारा बोर्ड जो है वो ऑलरेडी फिलअप कर छोड़ा ताकि हमारा कुछ टाइम सेव हो जाए। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सीखा, क्या है प्रॉपर्टीज़, क्या है प्लांट एंड क्या है इक्विपमेंट। दीज आर बेसिकली टेंजिबल फिक्स एसेट्स जिन्होंने हमारे पास बैलेंस शीट में क्लासीफाई होना है। ठीक है, अब आज का हमारा टास्क क्या है, वो जो टेंजिबल फिक्स एसेट है उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना सीखना है कि उसकी कॉस्ट में कौन सी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, कौन सी ऐड नहीं होनी, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं जिन्होंने कॉस्ट का हिस्सा बनना है और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं, आपने एक नया मोबाइल ख़रीदा है। जब मैं आपसे पूछूंगी आपको कितने में कॉस्ट किया, तो आप मुझे बताएंगे सर मैं मार्केट गया, उसकी सेल प्राइस थी फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000, उसकी लिस्ट प्राइस थी, मैंने नेगोशिएशन की, मुझे 5,000 का डिस्काउंट मिल गया, मुझे 45,000 में वो कॉस्ट किया। मैं आपसे पूछूंगा क्या आपको यकीन है कि आपको 45,000 में कॉस्ट किया? यस सर, मैंने 45,000 रुपीज़ पे किए। अकाउंटिंग में ये 45,000 आपकी कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्ट का एक एलिमेंट है कि आपने पैसे सप्लायर को कितने पे किए डिस्काउंट के बाद, यानी नेट परचेज प्राइस है ये बेसिकली आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डिस्काउंट, जो 45,000 आपने शॉपकीपर को दिए। इसके अलावा भी आपकी कॉस्ट है। देखें, अगर आपने मोबाइल ना ख़रीदना होता तो क्या आपको मार्केट जाने की ज़रूरत थी? नहीं थी। तो आपका जो फ्यूल का एक्सपेंस लगा जाने का और वापस आने का, ये भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि इस एसेट की वजह से मुझे मार्केट जाना पड़ा, और अगर वहाँ पे कुछ खाना वगैरह खाया, दोस्त साथ गया, उसने कहा जी ट्रीट दो, मोबाइल ख़रीदा है, उसको ट्रीट देनी पड़ी, ना मोबाइल ख़रीदते तो ना ट्रीट देनी पड़ती। तो फॉर एग्जांपल आपको फ्यूल मिला के, ट्रीट मिला के कोई 47,000 में कॉस्ट किया, दिस इज़ द कॉस्ट। अब ये आपको बेसिकली ये मोबाइल 47,000 का पड़ा, आल तो आपने शॉपकीपर को 45,000 पे किया। इसी तरह अकाउंटिंग ने स्पेसिफाई कर दिया कि ये वाली जो एलिमेंट्स हैं इनको कॉस्ट का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये एसेट को ख़रीदने की वजह से एक्सपेंडिचर्स आए हैं, और कुछ एक्सपेंडिचर्स बताया गया कि ये एसेट को ख़रीदने की वजह से नहीं है, तो इसको कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाना। तो ये आज हमने सीखना है। तो आइए देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ एसेट। इसकी जो डेफिनेशन है स्टैंडर्ड में, वो कहता है कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है, कैश और कैश इक्विवेलेंट गिवन, यानी एसेट ख़रीदने के लिए आपने अगर कैश पे किया और कैश इक्विवेलेंट, कैश के बराबर की कोई चीज़ पे की है, फॉर एग्जांपल चेक में पेमेंट की है, फॉर एग्जांपल किसी को आपने अपने प्राइस बॉन्ड दे दिए, फॉर एग्जांपल आपने कुछ रेलवे की टिकट्स पड़ी हुई थी वो दे दी हैं। अभी आपको सिर्फ कैश एंड बैंक की ज़रूरत है, बाकी इंशाल्लाह आप जब अगले लेवल्स पे जाएंगे तो हम सीखेंगे कैश इक्विवेलेंट में और क्या होता है। फ़िलहाल कैश एंड बैंक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो कैश पे किया या बैंक से पैसे पे किए उस एसेट को ख़रीदने के लिए, वो उसकी कॉस्ट है। दूसरा पॉइंट में कहता है फेयर वैल्यू। इंशाल्लाह फेयर वैल्यू हम सीखेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्सचेंज एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, यानी आपने अपना एक एसेट दिया और दूसरा एसेट ख़रीदा, तो कंसिडरेशन क्या पे किया आपने नया एसेट ख़रीदने के लिए जो पुराने एसेट की फेयर वैल्यू थी वो आपकी कॉस्ट है। आपने एक पुराना मोबाइल दिया, iPhone 6 दिया, आपने iPhone 7 ख़रीदा, वो जो 6 है फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी जो मार्केट वैल्यू थी दैट वाज 60,000, जो मार्केट में बेचने से आपको पैसे मिलते, आपको बेचते हुए पता है कितनी प्राइस है, ख़रीदने वाले को ख़रीदते हुए पता है कितनी प्राइस है, फेयर वैल्यू, जिसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स में प्रोडक्ट एक्सचेंज होती है। ठीक है, वो जो फेयर वैल्यू है सवाल में गिवन होगी, आपने फेयर वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी होगी। ये जो फेयर वैल्यू है बेसिकली पुराने एसेट की, ये दिया आपने, साथ में कुछ 30,000 का कैश दिया, 60,000 का पुराना एसेट, यानी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्सचेंज, ये जो पुराना iPhone 6 दिया उसकी फेयर वैल्यू 60,000 एंड कैश या बैंक से पैसे पे किए 30,000। तो जो नया iPhone ख़रीदा iPhone 7 उसकी कॉस्ट क्या है, दैट इज़ 90,000। 60,000 ये वाली जो आपने फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्सचेंज, जो अपना पुराना दिया और नया लिया, तो पुराने एसेट की फेयर वैल्यू प्लस अगर आपको कुछ कैश भी पे करना पड़ा है, या समटाइम ये होता है कि आपने iPhone 7 दिया और 6 ख़रीद लिया, तो वो आपने महंगा मोबाइल दिया,
और सस्ता ख़रीदा तो साथ में आपको कैश भी मिल जाएगा, ठीक है। समटाइम ये होता है कि आपने अपना मोबाइल दिया, दूसरा ले लिया, सिर्फ एक्सचेंज किया, ना कुछ कैश देना पड़ा ना लेना पड़ा। तो ये उस तरह की सिचुएशंस के लिए फेयर वैल्यू है। जब आपने एसेट दिया, ये उस टाइम पे एक्सचेंज के टाइम पे जो फेयर वैल्यू थी, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, ठीक है जी। iPhone 6 की उस टाइम पे एक्सचेंज के टाइम पे जो फेयर वैल्यू थी 60,000, वो नए एसेट की कॉस्ट का एलिमेंट है। प्लस अगर आपने कुछ कैश दिया, अगर दिया है तो वो भी ऐड कर दे, तो दिस विल बी दी एसेट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। अभी इसको डिटेल में देखते हैं। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ एसेट को फर्दर डिटेल में देखें। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, कौन सी ऐसी कॉस्ट है, कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंडिचर्स कह लें, जिन्होंने डायरेक्टली कॉस्ट का हिस्सा बनना है। वो कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं, देखिएगा एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। अगर आपने एसेट खुद से बनाया है, फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग बनाई है, तो कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है, जो कंस्ट्रक्शन के एक्सपेंडिचर है, वो बेसिकली कॉस्ट में शामिल होंगे। दैट इज़ एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट, यानी कॉस्ट में ऐड होना है। एक्विजिशन, ख़रीदने के अखराजात, ये जो जैसे लिखा होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, एक्वायर करने के लिए आपको जो देना पड़ा कैश की सूरत में, बैंक की सूरत में या एसेट की सूरत में, दैट इज़ एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट, वो कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। यानी कंस्ट्रक्शन करते हुए या एक्वायर करते हुए, ख़रीदते हुए जो पैसे आपको लगाने पड़े, जो एसेट्स आपको देने पड़े, उनकी फेयर वैल्यू वो क्या है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। साइड प्रेपरेशन, अब आपने एक जनरेटर ख़रीदा है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब उसके लिए आपको साइड प्रिपेयर करनी पड़ती है। अपने कॉलेजेस में देखें, बड़े बड़े प्लाजाज में जाएं जहाँ बड़े साइज़ के जनरेटर्स होते हैं, देखिए वो ज़मीन से थोड़े से ऊपर होते हैं। ये आप रियल लाइफ में एग्जांपल्स देख सकते हैं। वो जो उसके नीचे बेस बनाई गई, जो ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर उसको रखा गया, वो जो नीचे थोड़ी सी बेस बनाई गई, फॉर एग्जांपल 3 इंचज़ 4 इंचज़ हाई फ्रॉम द ग्राउंड, उसको कहते हैं साइड प्रिपरेशन। अगर जनरेटर ना ख़रीदते तो ये साइड प्रिपेयर नहीं करनी पड़नी थी। तो स्टैंडर्ड ये कहता है ये जो साइड प्रिपेयर करनी पड़ी, ये इस एसेट को ख़रीदने की वजह से आपको साइड के लिए पैसे इंकर करने पड़े, एक्सपेंडिचर इंकर करने पड़े, तो इसको लिहाजा इसके कॉस्ट में ऐड कर दे। तो जो साइड प्रिपरेशन है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड और इनिशियल हैंडलिंग। आपने एसेट ख़रीदा और उसको अपने प्रेमिसेस लाने तक की कॉस्ट, इंपोर्ट किया तो दूसरी कंट्री से आपके ऑफिस प्रेमिसेस आने तक की कॉस्ट, बाय सी बाय लैंड बाय एयर, जब पोर्ट पे आ गई, पोर्ट से फिर आपके ऑफिस तक आने की जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, प्लस हैंडलिंग चार्जेस। हैंडलिंग मतलब लोड करने के और अनलोड करने के। जब तक वो एसेट आपके प्रेमिसेस में नहीं आता तो लोडिंग अनलोडिंग लिख लें जिसके साथ, लोडिंग प्लस अनलोडिंग। तो ये क्या है, बेसिकली इसकी कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। क्यों भाई, अगर आप एसेट ना ख़रीदते तो क्या ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आपको इंकर करनी पड़ती? नहीं। और अगर इस एसेट को ख़रीदने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है, तो स्टैंडर्ड कहता है आप इसकी कॉस्ट में इसको एट्रीब्यूट कर दें, अपनी कॉस्ट में ऐड कर दें, ठीक है जी। इसके बाद लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन एंड असम्बली। असम्बली का मतलब अगर पार्ट्स में है तो उसको जोड़ना। फॉर एग्जांपल प्लांट है, प्लांट हमेशा प्लांट्स में आता, पार्ट्स में आता है। अगर आपने बाहर से कोई बाईसाइकिल इंपोर्ट किया तो वो भी पार्ट्स में आएगी, ठीक है। तो जो उसको असम्बल करने की कॉस्ट है, अगर एसेट ना ख़रीदे तो ना असम्बल करना पड़ता। एक्चुअली एसेट को वर्किंग कंडीशन में आने तक के अखराजात आपको जहन में रखने हैं। तो उसको बनाना, उसको एक्वायर करना, साइट को प्रिपेयर करना, अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं आया। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ट, ख़रीद के अपने ऑफिस तक लाना। हैंडलिंग, लोडिंग अनलोडिंग, अभी अपनी वर्किंग कंडीशन में नहीं आया। इंस्टॉलेशन एंड असम्बलिंग, अभी भी वर्किंग कंडीशन में आया, इंस्टॉल हो चुका। एसी दीवार में फिक्स हो चुका, फ़ैन दीवार में हैंग हो चुका, ट्यूबलाइट दीवार में लग चुकी, वाइट बोर्ड फिक्स हो चुका, प्लांट असम्बल हो चुका। क्या बस कर दें?
नहीं, इससे आगे आइएगा। टेस्टिंग कॉस्ट, अगर आपने किसी प्लांट को इंस्टॉल कर लिया है, अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उसको टेस्ट भी करना है क्या ये सही इंस्टॉल हुआ या नहीं, तो टेस्टिंग करते हुए भी कुछ खर्चा आता है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल लगाना पड़ा, फॉर एग्जांपल लेबर लगानी पड़ी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ी। तो टेस्टिंग करके कोई प्रोडक्ट बना के देखिए कि हम जो बनाना चाहते हैं कि एक्यूरेटली बन रहा है। अगर हाँ एक्यूरेटली बनना शुरू हो गया है टेस्टिंग के बाद, तो बस कर दें जी, यहाँ तक के सारी जो कॉस्ट है एक्सपेंडिचर्स हैं उसको कॉस्ट में एट्रीब्यूट कर दें। लेकिन यहाँ पे गौर कीजिएगा, टेस्टिंग, यहाँ पे आपके एग्जामिनर आपको टेस्ट करते हैं जी, जब आप टेस्टिंग कॉस्ट को ऐड कर रहे हैं, आपने टेस्टिंग पर्पस के लिए, एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ठीक है, देखने के लिए कि आपका जो प्लांट है सही काम कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल बॉल बनाने का प्लांट है, फुटबॉल्स बनाने का प्लांट है, चेयर्स बनाने का प्लांट है, कुछ चेयर्स बना के देखिए क्या सही बनना शुरू हो गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल कटिंग करने की कोई मशीन है, शीशा काटने की मशीन है, लकड़ी काटने की मशीन है, तो अब आपने वो प्रोडक्ट जिसके लिए उस प्लांट को, मशीन को ख़रीदा है, चेक करें, टेस्ट करें। टेस्ट किया जी, उसके लिए मुझे फॉर एग्जांपल 10 चेयर्स बनाना पड़ी, बना दी 10 चेयर्स, कुछ सही बनी कुछ ठीक नहीं बनी। एक बनाई चेक की जी ठीक नहीं है, फिर उसकी एडजस्टमेंट, दूसरी बनाई ठीक नहीं है, एडजस्टमेंट, 10 चेयर्स बना ली, 10वीं चेयर बिल्कुल ठीक है जी, अब प्लांट रेडी टू यूज़ है। अब वो जो 10 चेयर्स बनाने की जो कॉस्ट है, स्टैंडर्ड कहता है उसको भी एक्सपेंडिचर को उसकी कॉस्ट में एट्रीब्यूट करें। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें से माइनस कर देनी है आपने सेल प्रोसीड। ये जो 10 चेयर सैम्पलिंग पे बनाई, अब इसको बेचें, फॉर एग्जांपल बनाने का खर्चा 20,000, बेच के पैसे आए 5,000, तो अब आपकी कॉस्ट कितनी है, स्टैंडर्ड कहता है 15,000। टेस्टिंग कॉस्ट माइनस सेल प्रोसीड ऑफ टेस्टिंग, जो टेस्टिंग से प्रोडक्ट बनी उनको बेचने से जो पैसे आए, तो इसका मतलब अब आपकी कॉस्ट रिकवर हो गई। तो जो एक्चुअली आपको खर्चा आया बनाने से 20,000, बेचने से 5,000, खर्चा कितना रहा इसमें से माइनस करें, 15,000 इज़ योर एक्सपेंडिचर और इसको कॉस्ट में ऐड होना है। तो ये पॉइंट आप एग्जाम में टेस्ट किया जाता है आमतौर पे। प्रोफेशनल फ़ीस, किसी प्रोफेशनल को हायर किया गया, कंसल्टेंसी ली, उसको भी जी इसकी कॉस्ट में ऐड कर दें। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंट, ये भी आपके एग्ज़ाम में टेस्ट किया जाता है, कहता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। जहाँ से आपने ख़रीदा आपकी फैक्ट्री की लोकेशन आने तक दरमियान में जो सफ़र है, इस ड्यूरेशन की, इस ट्रांसपोर्टेशन की जो इंश्योरेंस पे करनी पड़ी, क्योंकि एसेट अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं आया, तो इसको इसकी कॉस्ट का हिस्सा बनना है। तो दीज आर द एक्सपेंडिचर नीड टू बी दी पार्ट ऑफ द कॉस्ट। ये सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसकी कॉस्ट में ऐड हो गए। नाउ योर एसेट इज़ रेडी टू यूज़, बस स्टॉप, अब कोई एक्सपेंडिचर इसके कॉस्ट में ऐड नहीं करना। अब उसको ऑपरेट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, रिपेयर मेंटेनेंस हो रही है। अब फायर इंश्योरेंस कि ये चल रहा है फैक्ट्री में, खुदा ना खास्ता इसको फायर लग जाए, ये डैमेज हो जाए, तो इसकी इंश्योरेंस करवाएगी है। तो ये इंश्योरेंस उसके ऑपरेट होने के बाद की है, जब वर्किंग कंडीशन में आ गया उसके बाद की है। तो ये जो फायर इंश्योरेंस है वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। तो ये तो थी ब्रीफ सी गाइडलाइन। कॉन्सेप्ट क्या है, जब तक एसेट आपके वर्किंग कंडीशन में ना आ जाए तब तक के सारे अखराजात को उसकी कॉस्ट में ऐड कर दें। जब वो वर्किंग कंडीशन में आ गया, इस्तेमाल होने के काबिल हो गया, तो बस अब कोई एक्सपेंडिचर उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। शर्त ये है कि वो जो वर्किंग कंडीशन में आने से पहले के एक्सपेंडिचर है वो उससे रिलेटेड होने चाहिए, उस एसेट की वजह से होने चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं। ये तो थी बिग पिक्चर। अब थोड़े से क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट। अब कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें ऐड होनी चाहिए। नंबर 1, परचेज प्राइस, जो आपने ख़रीदते हुए इनवॉइस पे पैसे पे किए, जिसका आपको बिल बना के दिया, दैट इज़ परचेज प्राइस, ये इसकी कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए, ठीक है। इंक्लूडिंग, इसमें और ऐड करें यानी शामिल करें इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी क्या है जी, अगर आपने एसेट बाहर से इंपोर्ट किया है,
इंपोर्ट स्टेज पे गवर्नमेंट आपसे ड्यूटी लेती है, बाहर से ख़रीदने की वजह से आपसे कुछ टैक्सेस लिए जाते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी। बाहर से आए हैं इसलिए हम आपसे चार्जेस ले रहे हैं, तो ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है ये उसकी कॉस्ट में ऐड होगा, यानी परचेज प्राइस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी, कॉमा के बाद लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ऐसे टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने आपको वापस नहीं देने, ना ही उन टैक्सेस ने साल के एंड पे आपके टोटल टैक्स में से माइनस होना है, यानी एडवांस टैक्स नहीं है, समझिएगा। अगर इस प्लांट को, इस मशीन को, इस कार को इंपोर्ट करने की वजह से आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ा जो कि नॉन रिफंडेबल, नॉट एडजस्टेबल है, तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो उस एसेट की वजह से ही एक्सपेंस है, वो उस एसेट की वजह से ही टैक्स पे करना पड़ा, तो उसकी कॉस्ट में ऐड। लेकिन अगर एडजस्टेबल टैक्स है, व्हाट इज़ एडजस्टेबल टैक्स, या एडवांस टैक्स है, लिखा होता है क्वेश्चन में कि जी रिफंडेबल, एडजस्टेबल, ठीक है, ये जो एडवांस टैक्स है, एडजस्टेबल टैक्स है, रिफंडेबल टैक्स है, ये क्या है इंशाल्लाह जब आप टैक्स पढ़ेंगे कैप 6 में आपको समझ आएगी। फ़िलहाल साल के एंड पे कंपनी ने फॉर एग्जांपल 100 मिलियन का टैक्स पे करना है, एक प्लांट इंपोर्ट किया, उस पर एडवांस या एडजस्टेबल या रिफंडेबल टैक्स पे किया, फॉर एग्जांपल 10 मिलियन का, तो पूरे साल की इनकम का टैक्स बनता है 100 मिलियन, 10 मिलियन इंपोर्ट के टाइम पे कर दिया, तो अब गवर्नमेंट को फर्दर कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, यू हैव टू पे 90 मिलियन। 10 मिलियन आपकी इनकम का टैक्स बनता है, 10 मिलियन 100 मिलियन आपका टैक्स बनता है, 10 मिलियन आपने प्लांट को इंपोर्ट करते हुए एडवांस या रिफंडेबल पे कर दिया, अब फर्दर 90,000 आपने पे करना है, ठीक है। तो ये जो इस तरह के टैक्सेस होते हैं, एडवांस, रिफंडेबल, रीइंबर्सेबल, एडजस्टेबल, ये कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। तो जो नॉन रिफंडेबल है उसका मतलब क्या है, साल के एंड पे आपकी अगर इनकम पे टैक्स पे करना है कंपनी ने 100 मिलियन का, और इंपोर्ट पे भी 10 मिलियन का पे किया, और वो एडजस्टेबल नहीं है, तो साल के एंड पे आपको 100 मिलियन ही गवर्नमेंट को पे करना है। ये 10 मिलियन इज सेपरेट, क्योंकि ये प्लांट की वजह से आया, तो ये प्लांट की कॉस्ट में आ जाएगा। गॉट माई पॉइंट। यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपको टेस्ट करता है, वो आपको एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल दोनों टैक्सेस देता है, देखने के लिए कि आपको पता है कि कॉस्ट में कौन सा शामिल करना है। हम नॉन एडजस्टेबल को कॉस्ट में शामिल करेंगे, एडजस्टेबल या एडवांस को कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। एंड लिखा हुआ जी ड्यूटीज़, ये भी गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, इसमें से लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट, दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आपके एग्जामिनर का हॉट फेवरेट एरिया अगर ये वाला सवाल दे तो। ट्रेड डिस्काउंट्स क्या है, 100 मिलियन का फॉर एग्जांपल आपका एसेट है, आपने नेगोशिएशन की, इतने ले लो, इतने ले लो, इतने ले लो, अल्टीमेटली 95 मिलियन में आपको मिल रहा, तो ये जो 5 मिलियन आपको डिस्काउंट मिला है इसको कॉस्ट में शामिल नहीं करना। कहता है आपका एग्जामिनर आपको देता है लिस्ट प्राइस, कहता है जब आप ख़रीदने जाते हैं लिस्ट पे ये प्राइस है, आप शॉपिंग करने जाते हैं, शर्ट के ऊपर लिखा होता है जी इतने रुपीज़ की शर्ट है, इतने रुपीज़ की पैंट है, इतने रुपीज़ का बैग है, लिखा होता है ये उसकी रिटेल प्राइस है, और ऊपर देखते हैं लिखा होता है 30% डिस्काउंट, वो जो टैग के ऊपर प्राइस लिखी हुई है दैट इज़ लिस्ट प्राइस, और जो ऊपर 30% डिस्काउंट लिखा हुआ है दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट। अब 1,000 रुपये की चीज़ है, 30% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपने काउंटर पे 700 पे किए, तो स्टैंडर्ड कहता है जी लिस्ट प्राइस 1000 आपकी कॉस्ट नहीं है, योर कॉस्ट इज़ 700, वो जो 300 आपका ट्रेड डिस्काउंट मिल गया उसको आपने परचेज प्राइस यानी लिस्ट प्राइस में से माइनस करना है। समटाइम आपको एग्जामिनर आपको लिस्ट प्राइस देता है कि लिस्ट के ऊपर ये कीमत लिखी थी, आपने नेगोशिएशन की, आपको 10% डिस्काउंट मिल गया, तो लिस्ट प्राइस इज़ नॉट माई कॉस्ट, लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करके जो मैंने पैसे पे किए दैट इज़ माई कॉस्ट। तो दोबारा देखिएगा इस पॉइंट को, एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट में परचेज प्राइस जो हमने ख़रीदते हुए पैसे पे किए, इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज़, कॉमा नॉन रिफंडेबल टैक्सेस
ये भी कॉस्ट में ऐड होंगे। ड्यूटीज़ नॉन रिफंडेबल, ये भी टैक्स में ऐड होंगी। लेस कर दें अगर आपको रिटेल प्राइस मिली है, अगर आपको लिस्ट प्राइस मिली है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दें। ठीक है जी। हाँ, अगर एडजस्टेबल टैक्सेस हैं तो वो भी माइनस होंगे। दूसरे पॉइंट पर आइएगा, देखिए कहता है कॉस्ट नेसेसरी, जो ज़रूरी है टू ब्रिंग एसेट इन टू प्रेजेंट लोकेशन, यानी बिजनेस की लोकेशन में, एंड कंडीशन और वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी कॉस्ट ज़रूरी है, जो हमने पढ़ी है कुछ कॉस्ट, जो भी कॉस्ट ज़रूरी है एसेट को आपके ऑफिस में, वर्किंग कंडीशन में, फैक्ट्री में, हेड ऑफिस में, जहाँ पे भी इस्तेमाल करना है, वहाँ पे लाने के लिए जो कॉस्ट ज़रूरी है, प्लस उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो कॉस्ट ज़रूरी है, उन सारी कॉस्ट को आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना। ये कहता है जी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कम पूछा जाता है लेकिन स्टिल इम्पॉर्टेंट। FR 1 में तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। कहते हैं डिसमेंटिंग, जब आपने एसेट को वहाँ से उतारना है, ख़त्म करना है, डिसमेंटल करना है, उसकी कॉस्ट। रिमूविंग, रिमूव करने की कॉस्ट। रिस्टोरेशन ऑफ साइट, उस जगह को दोबारा बनाने की कॉस्ट, इसको भी एसेट की कॉस्ट में शामिल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये क्यों कहा जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिलिंग, ज़मीन में से ड्रिल करके ऑयल निकालना चाहते हैं जी, ठीक है। जब ड्रिलिंग ख़त्म हो गई, वहाँ से ऑयल निकाल लिया जी, जो भी मादनियाँ ज़मीन में से निकालनी है वो निकाल ली। अब उस रोड को ठीक करना है, प्लांट जो लगा हुआ उसको डिसमेंटल करना है, रिमूव करना है, और उस जगह को ठीक भी करना है। ये सारी कॉस्ट को उसके कॉस्ट में शामिल कर दें। तो रिस्टोर कौन करता है, ये जो PTCL वाले या सुई गैस वाले या वासा वाले जो अंडरलाइन पाइपिंग करते हैं, जहाँ से रोड को खोद के पाइपिंग करते हैं, वो फिर उसके बाद उसको रिस्टोर भी करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लाहौर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में मेट्रोस बनी हैं, ठीक है जी। अब वो मेट्रोस बनाने के लिए जगह जगह पे आपने देखा इंजीनियर्स का साइड ऑफिसेस बनते हैं। अब पहले उनके लिए साइट प्रिपेयर की जाती है जगह को प्लेन करके उनके कंटेनर्स रखे जाते हैं, ठीक है। फिर जब उनका प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है, उन कंटेनर्स को रिमूव किया जाता है। जहाँ पे प्लांट लगाए हैं गवर्नमेंट ने बेसिकली पिलर्स बनाने के लिए, सीमेंट, रेत और ये जो कंक्रीट है इसको मिक्सिंग करने के लिए, जो आयरन है उसके फ्रेम्स बनाने के लिए, जो साइट्स प्रिपेयर की गई हैं उसको फिर गवर्नमेंट रिस्टोर भी करती है। यानी जिस ग्राउंड के अंदर आपने प्लांट लगा हुआ देखा होगा, अब वो प्लांट्स जब वहाँ से रिमूव किए गए उसके बाद ग्राउंड को दोबारा से रिस्टोर किया जाता है। तो स्टैंडर्ड कहता है इस सिचुएशन में जब आपको डिसमेंटली कॉस्ट दी जाए, रिमूविंग कॉस्ट दी जाए, रिस्टोरिंग कॉस्ट दी जाए, तो वो भी आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड करनी है, क्योंकि इसी एसेट की वजह से वो कॉस्ट है। मेट्रो जो बन रही है उसके साथ साथ जहाँ जहाँ ग्राउंड्स में प्लांट लगे हुए हैं, उन साइट्स को जो ख़राब किया गया, उसके बाद रिस्टोर किया गया, प्लांट्स को रिमूव किया गया, वो सारी कॉस्ट उस मेट्रो की वजह से है, तो मेट्रो की कॉस्ट में ऐड करते हैं। अब मेरी बात समझें, तो ये टेक्निकल पॉइंट है, आपके इंटर लेवल पे कम टेस्ट किया जाता है लेकिन एग्जामिनर कैन आस्क इट। तो एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट क्या हैं, समराइज करते हैं आसानी से याद रखने के लिए। जब आपने एसेट को ख़रीदा या बनाया, तब से लेके उसको वर्किंग कंडीशन में प्रेजेंट लोकेशन पे लेके आने तक के जितने अखराजात हैं, उन सबको उसकी कॉस्ट में ऐड कर दें, ठीक है जी। अब आइएगा प्लीज़, एक्सपेंडिचर्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिन्होंने कॉस्ट में शामिल नहीं होना। देखिए, न्यू फैसिलिटी ओपन, नई ब्रांच बनाई जा रही है उसका एक्सपेंस, नई ब्रांच बनाई जा रही है उसका एक्सपेंस, पुराने किसी एसेट में तो ऐड नहीं होना ना, ठीक है। न्यू एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट की जा रही है बिज़नेस की, उसका डेवलपमेंट से क्या ताल्लुक़ है, प्रोडक्ट को बनाना, ख़रीदना, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट। स्टाफ ट्रेनिंग, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आमतौर पे आपको देता है जी नई प्रोडक्ट बनाई जा रही है, उसके लिए एसेट प्लांट ख़रीदा गया, अब कंपनी प्रमोशन कर रही है नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं है। स्टाफ को ट्रेन किया जा रहा है, एसेट ख़रीदा, अब उसको चलाने के लिए महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद स्टाफ आता रहता है, जाता रहता है, उनको ट्रेनिंग पे जो खर्चा आ रहा है, कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं है, ठीक है, ख़रीदने की वजह से खर्चा नहीं है।
एडमिन एंड जनरल एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस का ख़र्चा, जनरल एक्सपेंसेस आम तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल जो गार्ड है, जब आपकी बिल्डिंग बन रही है, एक कंपनी का परमानेंट गार्ड है, जो बिल्डिंग का वो जो कमरा बन रहा है या कोई ऑफिस की एक साइड तैयार हो रही है, कोई रात को एसी लगना है, किसी सामान ने आना, इंपोर्ट हुआ है, उसने आपकी बिल्डिंग प्रेमिसेस में पहुंचना है, आपके ऑफिस प्रेमिसेस में पहुंचना है, बिजनेस प्रेमिसेस में पहुंचना है। अब वो जो गार्ड है, जनरल ओवरहेड, वो जो एडवर्टाइज, वो जो सिक्योरिटी है, जो क्लीनिंग है, वो ख़र्चा इसमें नहीं आना, ठीक है। तो एडमिन और जनरल ओवरहेड्स को कॉस्ट ऑफ एसेट में शामिल नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे कई दफ़ा पेपर में पूछा गया, फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, डैमेज इंश्योरेंस, फ्लड इंश्योरेंस, ये कौन सी इंश्योरेंस है? जब एसेट्स इंस्टॉल हो जाते हैं, वर्किंग कंडीशन में आने के बाद जब वो ऑपरेट होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए जो इंश्योरेंस कराई जाती है कि खुदा न खास्ता अगर इसको आग लग गई, खुदा न खास्ता कोई डैमेज हो गया, तो इसका नुकसान बैंक पूरा करेगा। ये जो फायर इंश्योरेंस है, ये उसके वर्किंग कंडीशन में आने के बाद की इंश्योरेंस है, तो इसने उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होना, ठीक है। उसके बाद है जी रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। रनिंग एंड मेंटेनेंस यानी एसेट को चलाने के खर्चे, वर्किंग कंडीशन में आ गया, उसके बाद चलाने के खर्चे कॉस्ट में नहीं आएंगे। उसको मेंटेन किया जा रहा है, ट्यूनिंग की जा रही है रेगुलर बेसिस पे, वो जो मेंटेनेंस के खर्चे हैं वो भी चलने के बाद, वर्किंग कंडीशन में आने के बाद के हैं, कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो रनिंग एंड मेंटेनेंस के बारे में आमतौर पे कहते हैं जी 2 साल की मेंटेनेंस भी प्राइस में शामिल है, तो हमने उसको प्राइस में से निकाल देना है, ये हमारी एसेट की कॉस्ट नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद आ जाइएगा जी, ये तो थी कॉस्ट उस एसेट की जो हमने ख़रीदा या खुद डेवलप किया या खुद कंस्ट्रक्ट किया। इस सूरत में ख़रीदने से लेके वर्किंग कंडीशन में आने तक के अखराजात, ठीक है, ये सारे एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं। अब एसेट एक दफ़ा वर्किंग कंडीशन में आ गया तो उसके बाद रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, रनिंग, कोई ख़र्चा, फायर इंश्योरेंस उसकी कॉस्ट में नहीं आना। क्या कोई खर्चा कॉस्ट में नहीं आना? आ सकते हैं। कौन से? ये देखिएगा, सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर्स, इनको भी एसेट की कॉस्ट में ऐड किया जा सकता है, किया जा सकता है। कैपिटलाइज इफ़, कब? जब उन अखराजात की वजह से एसेट की परफॉर्मेंस में इजाफा हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने गाड़ी का इंजन ओवरहाल करवा लिया। ओवरहाल मतलब आपने उसके रिंग पिस्टन चेंज करा लिए, असेंबली चेंज करा ली है, इंजन के मेजर पार्ट्स को ओवरहाल करा लिया, रिप्लेस करा लिया या चेंज करा लिया या ठीक करा लिया, पूरा इंजन तैयार करा लिया, इंजन को तैयार करा लिया, ओवरहाल करा लिया, तो उसने क्या किया? एसेट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दिया। तो ऐसे खर्चे को स्टैंडर्ड कहता है हाँ कॉस्ट में ऐड कर दें, जिससे परफॉर्मेंस बढ़ गई है, ठीक है। उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट। अब आपने इंजन को तैयार नहीं करवाया, आपने इंजन ही चेंज करा दिया, मेजर पार्ट को रिप्लेस कर दिया, तो ये खर्चा भी एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दें। ये बात समझ आई है जी? एसेट की कॉस्ट में कौन से खर्चे ऐड करने हैं? जो उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दें, प्लस कोई मेजर पार्ट रिप्लेस हो जाए। बिल्डिंग की सूरत में मेजर पार्ट कौन सा रिप्लेस होगा? बिल्डिंग की सूरत में एसेट इम्प्रूव कैसे हो जाएगा? बिल्डिंग की सूरत में जब आपने बिल्डिंग को एक्सटेंड कर दिया, नए रूम्स बना दिए, नई स्टोरी बना दी, बिल्डिंग की साइड पे कंस्ट्रक्शन को इंक्रीज़ कर दिया, तो इससे क्या हो गया? बिल्डिंग की परफॉर्मेंस में इजाफा हो गया, ज़्यादा जगह आपके इस्तेमाल में आ गई। ये जो एक्सटेंशन ऑफ द बिल्डिंग है सबसीक्वेंट, इसने भी कॉस्ट में ऐड हो जाना है, ठीक है जी। ये अगर आपको समझ आ गई है तो एक आखिरी कॉन्सेप्ट समझिए, फिर हम इंशाल्लाह पास पेपर की प्रैक्टिस करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है जी, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट में इनको अलग अलग लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक घर ख़रीदा, एक ऑफिस ख़रीदा,
ठीक है। बिल्डिंग ख़रीदती है, उसमें ऑफिस बनाना है, ठीक है। अब जब आप बिल्डिंग ख़रीदते हो उसमें लैंड भी होती है और बिल्डिंग भी शामिल होती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कहते हैं जो लैंड की वैल्यू है, जो लैंड का पोर्शन है उसको अलग से लिखें और उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनी हुई है उसकी कॉस्ट को अलग से लिखें। क्यों भाई? लैंड की वैल्यू ने कम नहीं होना, जबकि बिल्डिंग की वैल्यू कम होती रहेगी। बिल्डिंग की वैल्यू 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद कम हो जाएगी वैल्यू। तो बिल्डिंग की जो कॉस्ट वैल्यू है उसको अलग लिखना है। अगर हमें लैंड और बिल्डिंग इकट्ठा आ जाए लिखा हुआ और लैंड की वैल्यू अलग की जा सकती हो तो ज़रूर करनी है, नहीं की जा सकती इकट्ठा लिखा हुआ तो हमारी लिमिटेशन है, हमने लैंड एंड बिल्डिंग को फिर इकट्ठे लिख देना। जबकि रियल लाइफ में और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में लैंड की वैल्यू को अलग से लिखा जाता है क्योंकि वो डेप्रिशिएट नहीं होती। लैंड की वैल्यू ने कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंडिचर बन के नहीं जाना, एक्सपेंस फॉर द ईयर बन के ट्रांसफ़र नहीं होना। हाँ, बिल्डिंग की वैल्यू ने जितनी इस्तेमाल होती रहेगी ओवर द टाइम उसकी वैल्यू में जो कमी आएगी, जितनी कमी आएगी उसने एक्सपेंसेस में जाते रहना है, ठीक है। तो ये हमारा था टास्क, हमें एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। सही कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो फिर उसकी वैल्यू में जो डिक्रीज़ आ रहा है हम वो कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है जी। पूरे सेशन को, इस पूरे सेशन में हमने क्या सीखा? हमने सीखा हम जो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट ख़रीदते हैं या बनाते हैं, कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करना है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर्स, जो कि एसेट को ख़रीदने और वर्किंग कंडीशन में लाने तक के जितने भी अखराजात हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं, उसमें से 3 माइनस कर देने हैं। एक तो ट्रेड डिस्काउंट्स माइनस कर देने हैं, फायर इंश्योरेंस, रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस माइनस कर देने हैं और एडजस्टेबल टैक्सेस माइनस कर देने हैं। बाकी जितने भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, उसको उसके कॉस्ट में ऐड कर देना। थैंक यू।